गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी। और आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर रंजीत सिंह की प्रैक्टिस बुक जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उससे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि उससे पहले कंप्लीट कराएं मैम। सो आई विल कंप्लीट दिस। और इससे पहले मैं इसके 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस पेपर 6 करेंगे। तो प्रैक्टिस जो पेपर 6 है हमारा, इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। In which century a discontent and revolt against the Pope Church has been started in England? यानी कि किस सेंचुरी में एक असंतोष और विद्रोह की भावना का उदय हुआ था पॉप चर्च के खिलाफ इंग्लैंड में। तो ये हुआ था 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में एक जो विद्रोह था पॉप चर्च के अगेंस्ट, और विद्रोह और असंतोष, इतने ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे, इनके जो नियम और कानून थे उनसे लोग इतने परेशान हो चुके थे कि फिर जनता ने परेशान होकर विद्रोह कर दिया। तो ये शुरुआत इसकी 14th सेंचुरी में हो गई थी, लेकिन इसका जो एंड हुआ था बिल्कुल पूरी तरह से जब ये ख़त्म हुआ 16th सेंचुरी में आके। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, who first attacked the papacy and prevailing corruption in church? किसने सबसे पहले पॉपेसी पर अटैक किया था चर्च के ऊपर? तो ये थे हमारे जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ ने सबसे पहले आवाज़ उठाई अगेंस्ट पॉपेसी। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ, हु इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बना लेना, टिक लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, सो ये कहलाते हैं, दिस इज़ जॉन वाइक्लिफी। जॉन वाइक्लिफी को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने पोपेसी के खिलाफ आवाज़ उठाई इंग्लैंड में, और ये विद्रोह इन्होंने शुरू किया था 14th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ? एक टर्म यूज़ किया जाता है जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स के लिए, तो वो टर्म क्या है? सो फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ इज़ कॉल्ड लोलार्ड्स, उनको लोलार्ड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंग्लिश किंग पैट्रोनाइज्ड प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड? किस इंग्लिश किंग ने इस विद्रोह को संरक्षण दिया था? यानी कि किसी ने इसे संरक्षण दिया, सपोर्ट किया? तो ये थे हमारे हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ ने इस विद्रोह को फुली सपोर्ट किया और इसको संरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर है 6, वाई हेनरी एट्थ ब्रोक विद रोमन कैथोलिक चर्च? वो क्यों रोमन कैथोलिक चर्च को ब्रोक करना चाहते थे? क्योंकि उनको भैया दूसरी शादी करनी थी, वो अपनी दूसरी शादी करना चाहते थे, और जो रोमन कैथोलिक चर्च था वो इसकी परमिशन नहीं देता था इंग्लिश किंग को। वो वहाँ मतलब ये अथॉरिटी नहीं थी इंग्लिश किंग को कि वो अपनी दूसरी शादी कर ले, उसमें सिर्फ एक ही शादी वैलिड थी, तो इसलिए हेनरी एट्थ इसको ब्रोक करना चाहते थे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ए वाला, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इट डिड नॉट अलो किंग अ सेकेंड मैरिज, ये अलाउड नहीं कर रहा था उनको सेकेंड मैरिज के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट माई पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, वाई हेनरी एट्थ वांटेड टू डू सेकंड मैरिज? अब वो सेकंड मैरिज क्यों करना चाहते थे? हेनरी एट्थ सेकंड मैरिज क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो एक मेल चाइल्ड चाहते थे। जैसे आजकल हमारे देश में भी कहीं कहीं गांव में ये है ना, पुराने अंधविश्वास कि एक बेटा ज़रूर होना चाहिए। बेटी कितनी भी हो जाए, बेटियाँ खूब प्यारी हैं, खूब लक्ष्मी होती हैं, खूब सरस्वती का रूप है, लेकिन बेटा फिर भी सबको एक चाहिए होता है। सो वही धारणा थी हेनरी एट्थ की, उन्हें एक बेटा चाहिए था, और इसके लिए वो दूसरी शादी करना चाहते थे, और जो पहली रानी थी उनसे सारी उनको बेटियां ही थीं। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, 4 मेल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर हेनरी एट्थ ब्रोक रोमन कैथोलिक कम्प्लीटली? हेनरी एट्थ ने रोमन कैथोलिक को कम्प्लीटली ब्रोक कौन सी ईयर में कर दिया था? सो दिस इज 1536, बी इज़ राइट हेयर।
Question number 9. Wycliffe Bible is the name now given to a group of Bible translations into Middle English that were made under the direction of John Wycliffe. These translations appeared over a period from approximately. ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1382 से 1395. Question number 10. Lollardy, also known as Lollardism or the Lollard movement, was a proto-Protestant Christian religious movement that existed from the mid-14th century until the 16th century English Reformation. It was initially led by a Roman Catholic theologian who was dismissed from the University of Oxford in 1381 for criticism of the Roman Catholic Church. So यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो लोलार्डी ऑल्सो नोन एज लोलार्डिज्म और द लोलार्ड मूवमेंट, ये जो लोलार्ड मूवमेंट था, यानी कि जो जॉन वाइक्लिफ हैं, इन्होंने जब प्रोटेस्ट शुरू किया था तो इस मूवमेंट को लोलार्ड के नाम से जाना गया, क्योंकि इनके फॉलोअर को भी लोलार्ड ही इसलिए ही बोला जाता है. तो ये जो मूवमेंट है ये क्यों चला था, क्योंकि इसकी शुरुआत जॉन वाइक्लिफ ने कर दी थी, क्योंकि उन्हें वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उन्हें एक इंग्लिश रोमन कैथोलिक चर्च ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया था, क्योंकि वहाँ उन्हीं की चलती थी. तो उनका क्रिटिसिज्म इन्होंने एक बार कर दिया था, तो रोमन कैथोलिक चर्च ने इन्हें वहाँ से निकाल दिया था. क्वेश्चन नंबर 10. लोलार्डी ऑल्सो नोन एज लोलार्डिज्म, यानी कि जो लोलार्डी है वो जाना जाता है लोलार्डिज्म के नाम से, और द लोलार्ड मूवमेंट यानी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है. लोलार्डिज्म कह लो या लोलार्ड मूवमेंट कह लो, वाज ए प्रोटो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजन मूवमेंट. तो यानी कि ये एक प्रोटेस्ट रिलीजन मूवमेंट था दैट एग्जिस्टेड फ्रॉम द मिड 14th सेंचुरी, जो कि मिड 14th सेंचुरी के बीच में स्टार्ट हुआ था अंटिल द 16th सेंचुरी, और ये 16th सेंचुरी तक चला था. इंग्लिश रिफॉर्मेशन, इट वॉज इनिशियली, ये है ना शुरू हुआ था जो है जॉन वाइक्लिफ के द्वारा. अ रोमन कैथोलिक थियोलॉजियन, वो एक रोमन कैथोलिक थियोलॉजियन थे, हु वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जिन्हें यूनिवर्सिटी से डिसमिस किया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, इन 1381 फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च. उन्होंने एक जो है 1381 में उन्होंने क्या किया था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है उनका क्रिटिसाइज कर दिया था, तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था, और तभी इनिशियली इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की. तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा यही, ए जॉन वाइक्लिफ. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है बीट राइटर्स. बीट राइटर्स एक ग्रुप होता है, ये देखो TGT 10 में आया हुआ है, TGT 10 में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बीट राइटर्स का जो ग्रुप है कौन सी ईयर में, वो कौन से टाइम पीरियड में लिखता था. सो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा. रोट इन 1950s, ये 1950s के दौरान अस्तित्व में आया. व्हाट इज सॉलिलकी, सॉलिलकी क्या है. क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, TGT 13 में आया हुआ क्वेश्चन है, TGT 13 में आया है क्वेश्चन नंबर 12. एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, यानी कि सॉलिलकी एक्टर के सीक्रेट थॉट होते हैं जो उसके मन में उठ रहे होते हैं, जिन्हें जोर से वो बोलता है. क्वेश्चन नंबर 13. पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म, यानी कि जो रिसेंट क्रिटिसिज्म है उसमें पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट करती है. क्या रिफ्लेक्ट करती है. द टेंडेंसी टू हाईलाइट करेक्टराइजेशन, यानी कि हाईलाइट करेक्टराइजेशन की टेंडेंसी को ये हाईलाइट करती है. सो आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला, और ये भी TGT 4 में आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 14. ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिस्टल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी एग्जाम्पल है, ये PGT में आप पूछा था. TGT में भी PGT के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, सो डोंट वरी कि ये PGT है या TGT है, इस तरीके से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब एक ही है.
अगर शेक्सपियर के क्वेश्चन पीजीटी में आ रहे हैं तो कोई गारंटी थोड़ी ना है कि वो टीजीटी में नहीं आएंगे, क्योंकि शेक्सपियर दोनों ही में हैं, पीजीटी में भी हैं वो और टीजीटी में भी हैं। हाँ, कुछ अदर राइटर्स होते हैं वो थोड़े से डिफ़र करते हैं, बाकी सब आ जाता है, एक से मतलब चेंज होते रहते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर रिजेंबल द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिस्टलेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये पीजीटी से आया है क्वेश्चन, तो ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली सेलेक्ट करना है, तो पेरिफ्रेसिस हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, बी इज़ राइट ईयर। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पोइट लॉरियट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश सोवेरेन, यानी कि जो पहला ऑफिशियल पोइट अपॉइंट किया गया लॉरियट, वो कौन था इन इंग्लैंड। ये टीजीटी में देखो पूछा गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये थे हमारे ड्राइडेन, इनको 1668 में पोइट ऑफ लॉरियट बनाया गया था। 1668 एज ऑफ ड्राइडेन की शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉल ऑफ डैश इन 1453 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा इन यूरोप, यानी कि रेनेसा में यूरोप में रेनेसा की बिगिनिंग मानी जाती है 1453 से। तो किसके फॉल से, यानी कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये है ना, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से यूरोप में रेनेसा की शुरुआत मानी जाती है। टीजीटी 9 में आया है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। पन क्या होता है, ये टीजीटी 5 में पूछा है क्वेश्चन, पन क्या होता है। सो पन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो प्ले करता है वर्ड्स के साथ खेलता है। जैसे कि हम बोलते हैं लाइज मीन्स झूठ बोलना, एंड लाइज मीन्स लेटना भी होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग और एट सेकंड वर्ड इज, यानी कि सेम लेटर और साउंड की जो पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है, उसको क्या कहा जाते हैं, क्या होता है, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो एक जैसे वर्ड्स की जो शुरुआत होती है एक लाइन में, तो वो एलिटरेशन होता है ना, जैसे कि वो एलोन एलोन, ऑल इज एलोन, ऐसे वो जो एग्जाम्पल है एलिटरेशन का। क्वेश्चन नंबर 19, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड, यानी क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए पर्सन टू ए थिंग और फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर टू विच इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग इज कॉल्ड। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि ये वाला फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा आपका ट्रांसफर एपिथेट, यानी कि ये एक तरह का विशेषण होता है जो जहाँ पर इसको आना चाहिए वहाँ ना आके ये कहीं और आता है, इसीलिए इसको ट्रांसफर एपिथेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, यानी कि वो थोड़ा सा मुट्ठी भर सिल्वर के लिए हमें छोड़ के चला गया। सो यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा सिनिकोडेक इन लाइन्स में। और ये जो लाइन्स हैं इन्हें भी बता दूं मैं, ये ली गई हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं उनके वर्क से ये लाइन ली गई है, लॉस्ट लीडर। और ये वर्ड्सवर्थ के ऊपर ये वर्क वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट किया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इट इज़ सैड, ये कहा गया that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incident of his era. This is, यानी कि उनका जूलियस सीजर है, कुछ सर्टेन इंसिडेंट पर बेस्ड है उनके एरा की, वो क्या है। तो ये एक इंसिडेंट हुई थी इंग्लैंड में, है ना, रेबेलियन हो गया था, द ड्यूक ऑफ इसेक्स। सो वहाँ से उन्होंने थीम को, मतलब इवेंट को उठाया और जब ये प्ले कंपोज किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की स्टोरी सेट है, कहाँ सेट है, तो ओथेलो की स्टोरी वेनिस में सेट है। अब ये पीजीटी 4 में क्वेश्चन आया है, तो क्या ओथेलो हमारा टीजीटी में नहीं है, टीजीटी में भी है बट पीजीटी में आया है ना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस ये आ रही थी कि मैम क्या इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जो टीजीटी में है केवल पीजीटी में नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आजकल मिक्स है, सब कुछ कहीं भी पूछा जा सकता है। सो वेनिस में सेटिंग रखी गई है ओथेलो की, इसका कंप्लीट टाइटल है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं अच्छे से समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ द फॉलोइंग लाइन टेकन, यानी कि शेक्सपियर के कौन से प्ले से ये लाइन ली गई हैं। लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, बहुत फेमस लाइन है, बहुत पूछी जाती हैं। ये लाइन्स ली गई हैं मैकबेथ से और मैकबेथ ने ही ये लाइन को बोला है।
लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। मैकबेथ इज रिगार्डेड एज अ ट्रेजेडी ऑफ। अब आप देखिए ट्रेजेडी पूछी है मैकबेथ, है ना, पीजीटी में ये क्वेश्चन आया है, तो क्या ये टीजीटी में नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि राइटर तो वही है ना, सेम। सो मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ, किसकी ट्रेजेडी इसको माना जाता है? सो ओवर लीपिंग एम्बिशन इसको माना जाता है, क्योंकि मैकबेथ को बहुत ज़्यादा एम्बिशन हो गई थी, राजा बनना चाहता था वो स्कॉटलैंड का, और उस एम्बिशन के चलते ही उसने मर्डर पे मर्डर कर दिए, सीरियल किलर बन गया वो। क्वेश्चन नंबर है 25, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। आर्टिस्टिक फेल्योर माना जाता है एक प्ले शेक्सपियर का, वो कौन सा है? तो टी.एस. इलियट ने हैमलेट प्ले को आर्टिस्टिक फेल्योर माना है। क्वेश्चन नंबर 26, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई टी.एस. इलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। आर्टिस्टिक सक्सेस किसको माना है उन्होंने? ये उन्होंने माना है मैकबेथ को। क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ सोनेट ऑथर्ड बाई शेक्सपियर इज। कितनी सोनेट उन्होंने टोटल लिखी थी? ये 154 सोनेट लिखी थी। ये बहुत क्वेश्चन आता है, पीजीटी 4 में आया है, लेकिन टीजीटी में भी कितनी बार आया है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड फॉर व्हाट कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। देखिए नेगेटिव कैपेबिलिटी एक टर्म था जो कि दिया गया कीट्स के द्वारा, है ना। तो ये जो टर्म है ये किस पर सटीक बैठता है, किस राइटर पे? तो शेक्सपियर इसका अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 29, शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर बट इट वॉज बर्न ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ। यानी कि शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर बनवाया था, मतलब हाफ पार्टनर थे उसके, और ये जल गया था एक पार्टिकुलर परफॉर्मेंस के दौरान। वो बताना आपको। तो हेनरी VIII का जब उस समय प्रीमियर चल रहा था, एक कैनन शॉट के दौरान इसमें आग लग गई थी। तो ये पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाई शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज़। यानी टेम्पेस्ट के अलावा और कौन सा प्ले क्लासिकल यूनिटीज़ को मतलब फॉलो करता है? तो ये वाला प्ले आपका हो जाएगा द कॉमेडी ऑफ एरर। ये प्ले फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, Who is the heroine in Shakespeare's The Tempest? टेम्पेस्ट में शेक्सपियर के टेम्पेस्ट प्ले की हीरोइन कौन है? सो सी इज़ राइट हियर, मिरांडा। एंड 32, हु रोट नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजेडी देन लियर। यानी कि किसने लिखा है ये कि कोई भी मैन इतनी अच्छी ट्रेजेडी नहीं मतलब लियर से ज़्यादा अच्छी ट्रेजेडी नहीं लिख सकता है। सो जॉर्ज बर्नार्ड शो का कमेंट है ये, उन्हें किंग लियर बेहद पसंद है शेक्सपियर की। क्वेश्चन नंबर 33, विलियम शेक्सपियर मीजर फॉर मीजर इज ए what type of play measure for measure is? So this is comedy. B is right here. क्वेश्चन नंबर देखिए 34, whoever loved that loved not at first sight। यानी कि जो प्यार करते हैं वो हमेशा ही फर्स्ट साइट लव नहीं होता है। शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट, बट हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस इमॉर्टल लाइन। यानी कि इस लाइन्स को, इस कोड को उन्होंने एज यू लाइक इट में यूज़ किया है, बट इमॉर्टल लाइन्स हैं, ये कौन था इनका वास्तविक कंपोजर कौन था इनका? सो बी यहाँ पर राइट आंसर, मार्लो द फीवे, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर हेनरी IV। यानी पीजीटी 5 में भी आया ये क्वेश्चन, और हेनरी IV अपना टीजीटी में भी आता है उसमें से क्वेश्चन सेम। तो जॉन फाल्स्टाफ को क्या सबसे अच्छे से कौन एक्सप्लेन करता है इनमें से? तो यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, कैरिकेटर। डी इज़ राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वॉल्टीमैंड एंड कॉर्नीलियस अपीयर। कौन से प्ले में अपीयर होते हैं ये वॉल्टीमैंड एंड कॉर्नीलियस? सो ये प्ले है बी, हैमलेट। बी है। क्वेश्चन नंबर, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक कैरियर वॉज फ्रॉम। टीजीटी 4 में आया है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्रू कमेंसमेंट कब, मतलब कि
कैरियर की एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है 1798 से एंड 1797 से 1798, और तभी इनका क्या आया था, लिरिकल बेलेड, ऑल्सो पब्लिश्ड इन दिस ईयर। क्वेश्चन नंबर 38, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है इनमें से, TGT 4 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ ए ब्यूटीयस इवनिंग, सो डी इज़ राइट हेयर। द मेक क्वीन उनका वर्क नहीं है। वर्ड्सवर्थ मेक क्वीन सैली का वर्क है। 39 क्वेश्चन नंबर, वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड ए प्रिंसली थॉर्न ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। कहाँ से ली गई है ये लाइन? ये लाइन ली गई है रॉबर्ट बर्न्स से। क्वेश्चन नंबर 40, द एक्सक्यूरिसन 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। एक्सक्यूरिसन वर्क के साथ उन किस चीज़ की शुरुआत होती है? तो वर्ड्स ये है ना, शुरुआत होती है द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, यानी कि यहाँ से ये माना जाता है कि वर्ड्सवर्थ का जो माइंड है काम करना बंद हो गया और उनकी जो पोएटिक जीनियस थी उसका पतन हो चुका है। जब आदमी कहते हैं ना सठिया जाता है, उस टाइप से ये क्वेश्चन है। 41 का है, एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। किसके वर्ड्स हैं कि एवरी मैन इज़ अ ग्रेट पोइट, एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर, यानी कि हर एक महान पोइट एक टीचर होता है। ये कहा था वर्ड्सवर्थ ने। TGT 9 में भी पूछा है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42, इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज़ नेक्स्ट टू सैटर्न। सैटर्न के नेक्स्ट कौन है, यानी कि कौन उसके मतलब कमांड करता है? सो बेल्ज़ेबब, यहाँ पर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर, हु सैड मिल्टन वॉज ए पैशनेट मैन हु लिव्ड इन ए पैशनेट टाइम। सो जॉन वेली का स्टेटमेंट है ये, ए इज़ राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 44, इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेस द क्वालिटीज़ ऑफ मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन में किसकी क्वालिटीज़ हैं? तो आपका ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। सैटर्न की क्वालिटीज़ मिल्टन में हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कॉमर्स वाज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ द। कॉमर्स किसके ऑनर में प्रेजेंट की गई थी? सो ए इज़ राइट हेयर, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में इसको प्रस्तुत किया गया था, परफॉर्म हुई थी ये एट लुडलो कासल। क्वेश्चन नंबर 46, सैमसन एगोनिस्टेस इज़। सैमसन एगोनिस्टेस क्या है, क्या कैटेगरी में वो रखा जाता है? तो वो है क्लोजेड ड्रामा। ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्लोजेड ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 47, मैनोआ एंड डेलिया आर करेक्टर्स इन। ये दो करेक्टर हैं मैनोआ और डेलिया। ये करेक्टर कहाँ अपीयर होते हैं? तो ये वाला जो है आपका ए वाला सही हो जाएगा, ये अपीयर होते हैं सैमसन एगोनिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 48, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्ले। यानी कि जो गाल्सवर्दी अपने प्ले लिखते हैं वो किसको मॉडल मानकर लिखते हैं? सो हेनरिक इब्सन यहाँ पे हो जाएगा, सी इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ गाल्सवर्दी फ्रॉम द फोर विंड्स। यानी कि गाल्सवर्दी हैं उनका एक वर्क होता है फ्रॉम द फोर विंड्स, ये इनका वर्क है एक। तो ये क्या है, किसका कलेक्शन है? तो इसमें है ना ये जो वर्क है ये शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ गाल्सवर्दी जॉसिलन। जॉसिलन क्या है गाल्सवर्दी का? मतलब नोवेल है, ड्रामा है, पोएम है, ऐसे है। तो ये जॉसिलन इनका फर्स्ट नोवेल है, फर्स्ट वर्क है जो आया था 1899 में। ठीक है, ये नोवेल की कैटेगरी में आता है, नोवेलिटी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मच टाइम डज ड्यूक फ्रेडरिक एलो ओलिवर टू फाइंड ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट। यानी कितना समय ड्यूक फ्रेडरिक ने एलो किया ओलिवर को टू फाइंड ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट। सो ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 1 ईयर, 1 ईयर का टाइम उसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 52, what does the disguised Rosalind promise to do for Orlando। ऑरलैंडो से वो क्या मैसेज जो है करती है? सो वो उसको मैसेज करती है कि वो उसे हेल्प करेगी उसकी जो लव की जो सिकनेस है उससे निकलने में। ये उसको वो हेल्प मतलब प्रॉमिस करती है, यानी कि वो लव सिकनेस में घिरा हुआ था, रोजालिन के प्यार में था ना वो, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान था, तो इसलिए उसने उसको ऐसा बोला।
क्वेश्चन नंबर 53 है, वाई डज रोजालिंड डाउट दैट ऑरलैंडो इज़ ट्रूली इन लव। कि जो रोजालिन है वो क्यों डाउट करती है कि ऑरलैंडो पे कि वो ट्रूली इन लव है या नहीं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि लव इज़ ए मेडनेस, उसे ऐसा लगता है कि लव एक पागलपन है, एंड ही डज़ नॉट लुक लाइक ए मेड मैन। तो मतलब वो उस पर डाउट करती है कि प्यार में है भी या नहीं, क्योंकि जो प्यार में इंसान होता है वो तो पागल होता है ना, और ये तो ऐसा कोई हरकत नहीं कर रहा है पागलों वाली। तो ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। लव इज़ ए मेडनेस एंड ही डज़ नॉट लुक लाइक ए मैड मैन। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 54, वॉट डज सिल्वियस से ऑफ फीबे आई इन एज यू आई लाइक इट। यानी सिल्वियस क्या कहता है फीबे की आइज़ को देखकर, वो कहता है दे आर सो स्कॉर्नफुल दैट दे विल मर्डर हिम, कि वो उसे मार देंगे, वो इतनी स्कॉर्नफुल है उसकी आंखें। क्वेश्चन नंबर है 55, वाई डज रोजालिन बिलीव दैट फीवे शुड फील लकी, कि फीवे को क्यों लकी अपने आप को मानना चाहिए, मतलब क्यों अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ए मैन लाइक सिल्वियस लव सर, क्योंकि सिल्वियस जैसा मैन उसे प्यार करता है डेस्पाइट हर लैक ऑफ ब्यूटी, मतलब उसके कम सुंदर होने के बावजूद भी सिल्वियस उसे प्यार करता है, इसलिए उसे अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ डज फीबे रेस्पॉन्ड टू गैनीमीड हार्श क्रिटिसिज्म। यानी फीबे क्या रेस्पॉन्ड करती है गैनीमीड को उसकी क्रिटिसिज्म के लिए, वो उसको एक लेटर लिखती है। क्या लिखती है? उसको एक लेटर लिखती है। सी इज़ राइट हियर। क्वेश्चन नंबर है 57, होम डज ऑरलैंडो सेव फ्रॉम द अटैक ऑफ ए हंग्री लॉयनेस। यानी कि ऑरलैंडो किसको सेव करता है एक हंग्री लॉयनेस के अटैक से, वो अपने भाई को करता है, हिज ब्रदर ऑलिवर को वो एक भूखी शेरनी से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट डज रोजालिंड डू आफ्टर लर्निंग ऑफ ऑरलैंडोज इंजरी। जब रोजालिंड को पता चलता है कि ऑरलैंडो को मतलब चोट लगी है तो क्या होता है? तो ये होता है कि वो बेहोश हो जाती है। सी फैंट्स। 59 है क्वेश्चन, हाउ डज रोजालिंड रेस्पॉन्ड टू ऑरलैंडो व्हेन ही कंटेंट दैट ही विल डाई अनलेस ही रिटर्न हिज लव। यानी कि रोजालिंड कैसे रेस्पॉन्स करती है जब ऑरलैंडो ये कहता है कि वो मर जाएगा जब तक उसे वो प्राप्त नहीं कर लेगा, अपने प्यार को नहीं पा लेगा। तो वो इसको एश्योर करती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी देखिए, आंसर नंबर डी देखिए, वो उसको एश्योर करती है, शी एश्योर हिम दैट नो मैन हैज़ एवर डाइड फॉर लव, कि कोई भी आदमी कभी प्यार में नहीं मरा है। ये उसको वो एश्योर करती है जब वो कहता है कि वो मर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, व्हाट एनिमल डू जैक्स एंड द लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट किल। यानी कि जो जैक्स है और लॉर्ड है वो कौन से एनिमल को जंगल में मारते हैं? तो वो एनिमल होता है डियर। इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।